देखिए मैडम 2024 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मैथ्स ऑल क्वेश्चन सेक्शन ए एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। ठीक है जी, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने और सेक्शन बी के एनी 4 करना है, बट हमने सारे करने हैं। ठीक है ना, सेक्शन ए देख लीजिए, जो ये फॉर्मेट है फॉर्मेट नहीं चेंज होने वाला। तो पहले एमसीक्यू रहेंगे 15 नंबर के, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये 15 नंबर आएंगे, 15 नंबर आ जाएंगे आपके यहाँ पर। उसके बाद 15 नंबर तो यहाँ चले गए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 20 25। ठीक है, 25 ये हो गए। तो सेक्शन ए जो है वो 15 प्लस 25 इक्वल टू 40। ठीक है ना, तो सेक्शन ए 40 मार्क्स का और सेक्शन बी जो है तो फिर से 40 मार्क्स का। नहीं समझ में आया? तो सेक्शन ए सारे करने हैं, सेक्शन बी जो है वो 10 क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ ये हिसाब किताब रहेगा, कुछ ये हिसाब किताब रहेगा, 10 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट जो है ये फिक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लल्लू का क्वेश्चन किया नहीं किया? ठीक है, ठीक है। देखिए मैडम ये -1 2 है, ये जो a माइनस बी और a प्लस बी तब तक नहीं हो सकता जब तक दोनों के ऑर्डर सेम ना हो। शाबाश, ऑर्डर टू बी सेम। तो चाहे आपने a माइनस बी करना है चाहे a प्लस बी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा एक मैट्रिक्स होगा तो उसका बाजू वाला जो मैट्रिक्स है वो भी ऐसा ही होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो जो बाजू वाला है वो ऐसा ही होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो बाजू वाला जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप a प्लस बी या a माइनस बी करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई डाउट है? ए बी में अगर पहला p क्रॉस q है तो दूसरा जो है वो q क्रॉस r होना चाहिए। ये समझ आ गया? कोई भी रैंडम नंबर, ये अगर 3 क्रॉस 4 है तो ये 4 क्रॉस 2 होना चाहिए। नहीं समझ में आया? सर एक काम कीजिए, आप वो बाजू बैठिए, मैडम आप इस साइड बैठिए। किसी को डाउट है? अब जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें 2 बातें याद रखिए। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। अगर पहला जो है आपके तो 2 by 2 ही मैट्रिक्स है, तो अगर पहला 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है और दूसरा जो है 1 क्रॉस 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन तब होगा अगर ये वाला जो है ये सेम होगा, और इसका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगा वो 2 by 2 बनाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जी ऐसे देखिए, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो, यहाँ तक मेरे साथ है। 2 क्रॉस 1 में 2 कॉलम होंगे 1 रो होगा, ऐसा होगा। 1 क्रॉस 2 में 1 कॉलम होगा और 2 रो होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो मिडल वाले जो है वो सेम होने चाहिए, और जो आंसर बनेगा वो 2 क्रॉस 2 बनेगा। ये जो है ये ऐसा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनेगा। नहीं समझ में? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पे यूजुअली क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको आराम से समझ लीजिए। इसमें सिर्फ 2 बातें समझनी होती है। पहली बात ये कि सिर्फ 2 मैट्रिक्स, वो 2 मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जिनके ये इनसाइड वाला जो है ये सेम होता है, और जो आंसर होता है वो आउटसाइड वाला होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? शाबाश। अगर 1 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 1 से कर रहे हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, और जो आंसर बनेगा वो 1 क्रॉस 1 आएगा। नहीं समझ में? भाई फिर से बार बार कहता जा रहा हूँ, ऑर्डर जो है वो जरूरी है, क्वेश्चन बनना है। यहाँ पे मेरे साथ है। नेक्स्ट, x square plus px is equal to 6 x minus 2 into x minus 3। ये क्वेश्चन है मैडम, सबसे इजी काम आप ये कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 3x
-2x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ तक मेरे साथ है। जो राइट हैंड साइड है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर मैं कंपेयर कर लेता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 6 है, ये 6 है, ये k है और ये -5 है। तो जो k है वो -5 है। आप जैसे करना चाहते हैं, आप जैसे करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इजी जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। याद है मेरे पास रिटेलर है, परचेज 1500 फ्रॉम होलसेलर। ये होलसेलर है, इसने बेचा रिटेलर को, सेल्स टू अ कस्टमर, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को। यहाँ तक ठीक है जी जी जी। रिटेलर ने 1500 का लिया और अपना प्रॉफिट डाल दिया 10%। जो 1500 का जो 10% होता है वो 150 रुपीज है, ये 150 रुपीज है। तो कस्टमर को पड़ेगा ₹1650। एक बात समझिए, जो कस्टमर है उसको ये तो पता नहीं ना कि यहाँ तक क्या हो रहा है, उसको तो कुछ नहीं पता। उसको तो दिखेगा, जो प्रोडक्ट दिखेगा वो 1650 का दिखेगा, उसको ये नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है। आप जब दुकान पे जाते हैं कोई भी चीज उठाते हैं, आप ये तो नहीं पूछते कि भैया तूने कितने का लिया था, फिर पीछे का कितने आया था, फिर पीछे का आया। तो स्लिप लगाओगी 1650 की, समझ आ गया? शाबाश। तो ये जो है ये फाइनल कंज्यूमर है। अमेजोन जब आपके घर पे कोई सामान भेजता है तो ये मान के चलता है कि आप फाइनल कंज्यूमर, कि आप किसी को आगे बेचेंगे नहीं, एटलीस्ट वो ये अज्यूम करता है। अब आप क्या काला कांडी कर रहे हैं वो उसको नहीं पता। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 1650 का आपने ले लिया। अब जब आपको बिल देगा रिटेलर, जो बिल देगा वो बोलेगा देखिए मैडम 1650 तो आपका है और 1650 पे 10% जो है वो जीएसटी है। यहाँ तक आप मेरे साथ है? मेरे साथ है? तो आंसर जो है वो आ जाएगा 165, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। ध्यान में समझ आ गया? अब एक चीज और समझिए, जो कस्टमर है वो इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट और ये सब सेंट्रल जीएसटी और ये सब में भी नहीं घुसता, नहीं समझ में आ रहा। बिल पे लिखा रहता है, अगर आप देखेंगे बिल पे लिखा कि भैया ये जो है ये इंटरस्टेट है, ये जो है ये सेंट्रल है। बट द पॉइंट इज, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। इसमें जो है वो जीएसटी पेड बाय द कस्टमर है। तो जो कस्टमर का जो नेट नेट है, मतलब जो वो टोटल अमाउंट जीएसटी पे करेगा वो 165। वो आपको पता है कि उसके दो हिस्से होंगे या एक हिस्सा होगा या वो होगा, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। और देख लीजिए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। शाबाश। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन शाबाश। रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं समझ में आया? क्योंकि देखिए इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं 0 कर दूं तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे। इक्वल रूट्स प्लस जो आप कह रहे हैं कि सर वो रियल भी होगा, यहाँ पर आप इक्वल नहीं कर सकते, यहाँ ग्रेटर देन 0। यहाँ तक ठीक है? तो बी स्क्वायर आप करेंगे तो 36 आ जाएगा, -4 ये ए है तो 1 ही है, सी जो है वो के है, ए ग्रेटर देन 0 है, 36 ग्रेटर देन 4k है और जो k है वो लेस देन 9। नहीं समझ में आया? k लेस देन 9 आपका आंसर है। क्या तक मेरे साथ है? बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? माइनस 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 कर लीजिए। ये तो देख के ही शक हो रहा है कि भैया तुम तो मतलब तुम्हारा करेक्टर ठीक नहीं लग रहा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो ये तो एपी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 2√3 माइनस √3 √3, 3√3 माइनस 2√3 √3, 4√3 माइनस 3√3 √3। बोलिए बोलिए। अरे तो इस पे शक है, ये तो लग रहा है एपी है क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो √3 है। मैडम समझ आ रहा है? थर्ड तक जाते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। देखिए 6 माइनस 8, 4 माइनस 6, 2 माइनस 4, सारा का सारा -2 है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है। तो ये भी एपी है, ये भी एपी है, तो उसका जो है ओनली 2 and 3। नहीं समझ आया? अब ये आईसीएससी का नया फॉर्मेट है। पहले पेपर्स में सिर्फ एक ही आंसर होता था, जैसे ये इनका नया फॉर्मेट है जिसमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी डालते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये इनका नया फॉर्मेट है, पहले नहीं था।
table shows the values of x and y where x is proportional to y. शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज आपने करनी है वो x और y आपने देख लेना। देखिए 6 2 12 6 3 18, तो 2/3 होना चाहिए। यहाँ तक मेरे साथ है? मतलब x और y की जो रेशियो है वो 2:3। अब अगर x 2 है, सिंपल लिख लीजिए, तो इसकी जो रेशियो है वो 2/3 होनी चाहिए। तो 2m जो है वो 18 के इक्वल होगा, m जो है वो 9 के इक्वल होगा। यहाँ तक मेरे साथ है? फिर n/6 जो है वो 2/3 के इक्वल होगा, तो n जो है वो 12/3 के इक्वल होगा, तो वो 4 के इक्वल होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट होगा? नेक्स्ट देखिए AD अपॉन PS, AD अपॉन PS 3/8 है। तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ AB अपॉन PQ, AB ये अपॉन PQ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? देखिए एक एलिमेंट्री बात सुनिए, अगर ABC PQ के R के इक्वल है तो ABC जो है वो PQ R के सिमिलर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ही होगा। मेरे साथ है यहाँ पे? ये 90 और ये 90 तो दिया ही हुआ। तो अगर ये 3/8 है, मतलब ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS में अगर ये 3/8 है, तो AB अपॉन PQ जो है वो भी 3/8 के ही इक्वल होगा। नहीं समझ में आ रहा? कोई डाउट? फिर से देख लीजिए मैडम, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये इसके, ये इसके और ये इसके सिमिलर इक्वल होगा। यहाँ तक मेरे साथ है? अब अगर मैं एक छोटा ट्रायंगल ऐसा बना लेता हूँ, तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के सिमिलर ही तो होगा। अगर जी जी अगर ये 3/8 है, तो ये साइड अपॉन ये साइड जो है ये भी 3/8 ही तो होगी। अब फिर से ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल शेप्ड piece of hardboard is rotated completely about its hypotenuse as shown in the diagram. The solid so formed is, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा एक ऐसा एक ट्रायंगल ले लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप, अगर आपके पास कॉम्पस होगा तो आपकी कॉम्पस में ऐसा वो रहता है ना, आपकी कॉम्पस में ऐसा एक पीस रहता है। नहीं ये नहीं मैडम, वो कॉम्पस बॉक्स में ऐसा एक पीस रहता है प्लास्टिक का, समझ आ गया? ट्रायंगल वाला रहता है। मेरी बात समझ आ रही है? अब वो कह रहा है कि यार ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के सामने वाली जो साइड है, इसको लेके इसको रोटेट कीजिए। ठीक समझ आ रहा है? जी। सो मैं आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, लेट अस से ये तो आपने प्रोटेक्टर देखा ही होगा। ये प्रोटेक्टर हमारे सामने पड़ा होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि इस प्रोटेक्टर को इस साइड पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ आई? ये देखिए, इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो एक फिगर बन जाएगी। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अगर मैं एज्यूम कर लूँ, अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ये जो मेरे हाथ में जो प्रोटेक्टर है वो अगर हेमिस्फीयर है, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो जो 3D फिगर बनेगी वो स्फीयर बन जाएगी। क्या मैं आपको समझा पाया? ये अगर एज्यूम कर लूँ ये सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसको रोटेट करूँ यहाँ पर तो ये स्फीयर बन जाएगा। उसी तरह ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूँ तो ये कुछ ऐसी शक्ल का इंसान बन जाएगा। नहीं समझा पा रहा? देखिए ऐसे देखेंगे तो आसान लगेगा आपको। अब इमेजिन कीजिए कि इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो ये कुछ ऐसा जीव जंतु बन जाएगा। नहीं समझ में आया? जो कि 3D में होगा। नहीं समझ में आया? जी।
ये जो फिगर है मैडम, ये जो फिगर है, ये जो 3D फिगर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, गूगल में मिल जाती है। जो फिगर है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसे बनता है, समझ पा रहे हैं क्या? एक कोण ऊपर और एक कोण नीचे, समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक कोण, ये सिंगल कोण है, ये वाली जो फिगर है ये सिंगल कोण है, डबल कोण ही बने, समझ पा रहे हैं क्या? ये देखिए ये सिंगल कोण है, और ये देखिए ये ऊपर भी कोण है नीचे भी कोण है, बट हमारे जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उस केस में जो फिगर, जो कोन्स है वो इक्वल नहीं है, समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? उसमें वो ये वाला, ये देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, इसकी जो डायमेंशन है, ये वाला जो कोण है वो अनइक्वल टू दिस है, ऊपर जो कोण है वो थोड़ा छोटा होगा और नीचे जो कोण है वो थोड़ा बड़ा होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो कोई नहीं, वो डबल कोण का मतलब सिर्फ ये हुआ कि ऊपर में एक कोण बन रहा है और नीचे कोण बन रहा है, नहीं समझ में आया? जी, डबल कोण बन जाएगा, तो उसका जो आंसर है वो है ओनली 2। कोई समझ आया नहीं? यहाँ तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूजुअली हर साल के स्पेसिफिक पेपर में कोई ना कोई ऐसा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाल ही देते हैं। करेक्ट। ओके, ये फिर से इन्होंने ये साल के पेपर्स में ये सब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया। पहले तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही पूछते थे, अभी थोड़ा सा इन्होंने इंटरेस्टिंग फॉर्मेट रखा है। ओके, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट टुमारो, भाई ये तो ट्रू ही है जी, हर रोज होगा, डेली। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, जो चीज हमेशा पक्का होगी तो वो 1 ही 100% ही है। इट विल रेन ऑन मंडे, भाई ये तो पता नहीं। फरवरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर, ये भी भैया पता ही है। अगर ऐसा होता है कि फरवरी मंथ हैज 29 डेज जी, लीप ईयर नहीं होता जी, तो 365 और 366 नहीं मैडम, फिर तो आप अगर सिर्फ ये लिखा होता फरवरी मंथ हैज 29 डेज ऐसा लिखा होता तो फिर भी प्रोबेबिलिटी 1 थोड़ी होती, तो आपको पता नहीं ना जी। तो हमारे लिए जो पक्का इस क्वेश्चन में जो पक्का है वो बोथ इवेंट्स ए एंड सी, तो ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है मेरे साथ है? Okay. अब ये क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑर्थो सेंटर भी है, इन सेंटर भी है, सर्कम सेंटर भी है, सेंट्रॉइड भी है, तो मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दूंगा। 2 मिनट वेट कीजिए। देखिए ये फिगर मैं आपको भेज दूंगा। देखिए मैडम, सर्कम सेंटर बनाते कैसे हैं? आप क्या करते हैं, जो भी 3 साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। भैया आता है नहीं आता? ठीक है ना जी, कंस्ट्रक्शन में किया, छोटी क्लासेस में 8th 9th से कराना शुरू कर देता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एक पॉइंट मिलेगा, समझ आ गया? इसको लेके आप सर्कम सर्कल बना सकते हैं। सर्कम सर्कल मतलब ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बना सकते हैं। नहीं समझ में आया मैडम? डाउट है? देखिए ये ट्राइंगल लिया आपने, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ एक सेंटर बन गया। ये सेंटर को लेके इसके बाहर आप एक सर्कल बना पाएंगे ऐसे। तो इसका नाम ही उन्होंने सोच समझ के सर्कम सेंटर रख दिया कि भैया इससे सर्कम सर्कल बनेगा। यहाँ तक ठीक है? दूसरा देख लीजिए, इन सेंटर। इन सेंटर में देख के ही समझ आ रहा है कि जो सर्कल बनेगा वो अंदर बनेगा, ट्राइंगल के अंदर बनेगा। और उसमें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको एंगल बाइसेक्टर्स लेने पड़ेंगे। यहाँ तक मेरे साथ है? 3 ट्राइंगल, 3 एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका ऐसे करके, हाँ हाँ, तो अंदर आप बनाएंगे तो ऐसा एक अंदर सर्कल बन जाएगा। समझ आएगा? ओके, और फिर आता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो है वो पॉइंट है जहां मीडियंस बनती है जहां मीडियंस बनती है। मीडियंस का मतलब क्या हुआ कि भैया वो पॉइंट जो कि ट्राइंगल की साइड्स का जी, नहीं मैडम वो फिर ये देखिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो 90 है नहीं है वो नहीं हमें पता,
इसको आप ज्वाइन करेंगे, इसको आप ज्वाइन करेंगे, इसको आप ज्वाइन करेंगे, जी यहाँ पर ये यहाँ मिल जाएगा, नहीं समझना, सेंट्रोइड। यहाँ तक मेरे साथ है। अब सेंट्रोइड की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार काम आ जाती है, वो ये है कि ये जो है, जो सेंट्रोइड है, वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जी जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप रेशो वाले क्वेश्चंस करते हैं जी, तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेंगे वो आपसे, मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाएगा, बट जैसा भी है, जी 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 जी। तो लेट अस अज्यूम ये लाइन की आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसके कोऑर्डिनेट, तो आपसे पूछेंगे कि भैया अगर कोई सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। अगर आपको ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो रेशो है वो 2:1 है। यहाँ तो मेरे साथ है मैडम, वही तो आपने खुद ने तो आंसर दिया कि जो वर्टेक्स की साइड होगी, ट्रायंगल फिर नहीं आपको पता, पर ट्रायंगल के साथ ही ये क्वेश्चन आता है, ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, आप बनाएंगे तो भी आपको रियलाइज होगा कि जो वर्टेक्स की साइड होती है वो ट्वाइस होती है और जो साइड की साइड होती है वो 1 होती है, नहीं समझना। और तो सेंटर वो है जहां ऑल्टीट्यूड्स मिलती है, नहीं समझना। तो ये एक छोटी सी डिवीजन मैं सोचा आपको करा दी जाए। तो 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्केलिंग ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो उसका आंसर क्या होगा? सर्कमसेंटर। नहीं समझा? देख लीजिएगा। ये पॉइंट होगा जो आपका सर्कल बनना चाहिए वो बाहर बनेगा, नहीं समझ में? ये जो पॉइंट है वो यहां से भी इक्विडिस्टेंट है, यहां से भी इक्विडिस्टेंट है, और यहां से भी शाबाश जी जी, तभी तो ये रेडियस बनेगा और तभी तो ये इक्वल होगा फ्रॉम 3 वर्टाइसेस, नहीं समझ में? और इन सेंटर जो है, फिर से देखिए, ये जो टेबल है इसको मैं आपको भेजूंगा, इस टेबल को समझिए। देखिए, इन सेंटर वो पॉइंट है जहां से आप ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाए, नहीं समझ में? ध्यान से सुनिए मैडम, देखिए ये आपने इन सर्कल बनाया था ना, यहाँ पर ये इन सर्कल बनाया था। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ध्यान से देखिए, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट होगा, नहीं समझ में आया? देखिए मैडम, समझ लीजिए, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ ये इन सेंटर है, यहां तक समझ आ गया? अब इस इन सेंटर से, ध्यान से सुनिए, इन सेंटर से सर्कल के अंदर आप, सॉरी, ट्रायंगल के अंदर आप एक सर्कल बना पाएंगे जो तीनों साइड्स को टच करेगा, यहां तक मेरे साथ है? अब ये जो पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट है इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जो कि वर्टाइसिस से इक्विडिस्टेंट है। क्या समझ पा रहे हैं? तो दो बातें चल रही हैं, एक बात चल रही है कि भैया वर्टाइसिस से, और दूसरी बात चल रही है साइड से। यहां पर जो बात चल रही है वो किस बात की बात चल रही है? वो वर्टाइसिस की चल रही है, इसलिए वो सर्कमसेंटर है बाहर। यहां तक मेरे साथ है? 11 देख लीजिए, इन अ सर्कल विद रेडियस r, कोई सर्कल है उसका रेडियस r है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दो पैरेलल इज इक्वल टू, ये पैरेलल है, जो टेंजेंट है वो रेडियस के हमेशा 90 डिग्री पे होता है, नहीं समझ में आया? तो ये r है, ये r है, तो आंसर 2r होगा, डाउट है? ओके, ट्वेल्थ देख लीजिए, ऑब्जर्वर ई है, सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम लैंप पोस्ट ए बी, जी, शाबाश शाबाश शाबाश, ये आप करके देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। आपकी जो बिल्डिंग है, आप यहाँ खड़े हैं, जब आप कैंपस में आज एंटर करेंगे तो जब मेन गेट पे होंगे तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का ये एंगल होगा, जैसे शाबाश, जैसे जैसे आप पास जाएंगे बिल्डिंग के,
वो जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, समझना पड़ता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, कि जैसे जैसे बिल्डिंग या ट्री या जो भी आपका है उसके पास आप आ रहे हैं तो जो एंगल है वो बढ़ेगा। तो अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा होगा और ग्रेटर देन गैमा होगा। नहीं समझ में आया? समझ आएगा? तो इसलिए जो tan ऑफ अल्फा है वो tan ऑफ बीटा से बड़ा होगा। बीटा जो है वो गैमा से छोटा नहीं है, गैमा जो है वो अल्फा से बड़ा नहीं है, अल्फा जो है वो बीटा से छोटा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ये है। कोई डाउट है? ये अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। शेयर्स आपने किए नहीं है बट 2 मिनट लगेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम समझ आएगा? ठीक है, नहीं समझ आएगा तो जब हम शेयर करेंगे तो कर लेंगे। बट प्रीमियम का मतलब बड़ा सिर्फ ये होता है, बहुत बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू, सबसे सिंपल तो यही है, बड़ी वैल्यू। या ऐसे बोल लीजिए, जैसे आप बोलते हो कि दिस इज अ प्रीमियम कार। प्रीमियम कार, कार मतलब कॉस्टली होगा। नहीं समझ में आया? कॉस्टली कार होगी। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं यार मर्सिडीज है, BMW है, ये सारी की सारी प्रीमियम कार्स है, कॉस्टली कार्स है। ठीक है, तो कोई शेयर जब प्रीमियम पे हो, डिटेल में करेंगे, अभी सिर्फ देख लीजिए। 100 रुपए का शेयर है बट मार्केट में वो 80 रुपए का बिक रहा है। 100 रुपए का शेयर है बट मार्केट में 100 रुपए का है। 100 रुपए का शेयर है बट मार्केट में 120 रुपए का बिक रहा है। तो लास्ट शाबाश। तो शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट अ प्रीमियम, ये वाला जो कंपनी है। तो लेट अस से कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लेट अस से कि अब तो कॉमर्स वाले हैं तो मारुति का रिजल्ट आया, मारुति का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो एक्चुअल में जो शेयर का भाव है वो 100 रुपए है, बट रिजल्ट इतना अच्छा है कि वो स्टॉक मार्केट में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, 130 का बिक रहा है। तो प्रीमियम, लेट अस से, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कंपेयर मत कीजिए। मिस्टर अडानी का जो शेयर है वो 100 रुपए का, बट कोई बुरी रिपोर्ट आ गई तो शेयर गिरना शुरू हो जाएगा, तो वो जो है वो 80 रुपए का होगा। नहीं समझ रहा, सिर्फ जी, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? जी, याद रखिए ये जो भी लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं, इनकी जो इक्वेशन है वो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स। नहीं समझना? के कोई कांस्टेंट है। जो भी इक्वेशन, जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी जो जनरल फॉर्म है दैट इज रिटन एज y इज इक्वल टू के एक्स। तो ये y इज इक्वल टू 4x हो सकती है, ये y इज इक्वल टू -4x हो सकती है, ये y इज इक्वल टू 1/4x हो सकती है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो k जो है वो कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। भैया कोई डाउट है? डाउट है आपको? वेट कर रहे हो मेरा? हाँ, एक सेकंड, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? तो कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है उसकी जो जनरल इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू kx करके लिखी जाती है। याद है मेरे साथ? अब यार ये फंडा आपको समझ आता है, ठीक है, नहीं समझ आता तो किसी और क्वेश्चन में काम आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 2x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3/2y, ये जो इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन, आई एम सॉरी, y is equal to 2/3x. This equation can be written in the form y is equal to kx. क्या मैं आपको समझा पाया? नहीं समझा पाया? ये बात अगर आपको समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है यार ये तो कोई हाई फंडा बात है तो फिर सिंपल ले लीजिए, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 5 जो है, ये 5 है तो x इज इक्वल टू 5 की लाइन ऐसे होगी, y इज इक्वल टू -6, अगर ये -6 है तो इसकी लाइन ऐसे होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? 3x - 2y + 5 जो है, अगर आपने थोड़ी भी लाइन प्लॉट की है, ये कभी भी इसके थ्रू नहीं जाएगा, ओरिजिन के थ्रू नहीं जाएगा। यही जो लाइन है यही ओरिजिन के थ्रू जाएगी। एक समझ में आया? नाइस। फिर आ जाइए 15 क्वेश्चन में। स्टैटिस्टिक्स आपने किए नहीं, बट ये जो क्वेश्चन है चिंता मत कीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, एक्चुअल में 10th का नहीं है। ये 25 वेरिएबल है, कोई हो वेरिएबल होंगे, कोई नंबर्स होंगे जैसे 2, 7, 11, 16, 5 ऐसे करके 25 नंबर लिखे होंगे। 9th का क्वेश्चन है। टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, द वेरिएट नीड्स टू बी अरेंज्ड इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर 9th में याद है तो आपको एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज्ड ऑर्डर। अगर आपको याद होगा 25 वेरिएबल का जो सेंटर होगा वो 25 + 1/2 13th वेरिएबल होगा। नहीं समझ में आया? तो उसको सर्कल करते थे 9th क्लास में, याद आया? याद आया?
तो बोथ A and C are A and R are 2. जी 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 एवरेज का मतलब मैडम सबको ऐड करके जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ डिवाइड कर दीजिए। नहीं समझ में आया? जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, 9th क्लास का ही, 9th क्लास की रिवीजन चल रही है। ये आपके पास कोई डेटा है, ये कोई डेटा, लेट अस अज्यूम मुझे मीन निकालना। तो मैं मीन कैसे निकालूंगा? 2 + 13 + 5 + 23 4 डिवाइड बाय नंबर 1 2 3 4 5, ये आपका मीन आ जाएगा। पास हो जाएगा। मीडियन निकालने के लिए इसको एक ऑर्डर में लगाया जाता है, जैसे मैं अब लगा रहा हूँ, किसी में भी लगा सकते हैं। तो 2 5 6 13 23, मेरी बात समझ में आ गई? इसका जो सेंटर है वो थर्ड है, तो मीडियन जो होगा वो जो सेंटर है वही उसका मीडियन होगा। नहीं समझा? तो एक्चुअल में ये 10th का नहीं है, ये 9th का ही क्वेश्चन है। यहाँ तक मेरे साथ है? बढ़िया। तो ये हो गया आपके MCQ। उसके बाद क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। मैं मीटिंग एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ।